1 2 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम लॉ गेट की सीपीसी पढ़ रहे हैं और उसमें हमने पहले सेक्शंस का किया था, फिर मैंने आपको कहा था कि हम ऑर्डर्स को करेंगे क्योंकि ऑर्डर्स कुछ ज़्यादा थे। आज मेरा इरादा था कि रहे हुए सारे ऑर्डर्स कर लें क्योंकि 4 ऑर्डर्स रहते हैं बाकी, लेकिन क्योंकि मैं समझता हूँ कि 4 ऑर्डर शायद साथ ना हो सके तो इसलिए मैंने 3 ऑर्डर्स इस वक्त रखे और ऑर्डर 41 को जो है इस वक्त अपने लेक्चर में शामिल नहीं किया ताकि आसानी हो जाए और आपको याद करने में और पढ़ने में भी आसानी हो। इस वक्त मैं 3 ऑर्डर्स जो है आपके रहे हुए कोर्स में से, सिलेबस में से, वो आज इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको समझाने की और ऑर्डर 41 पे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपके सिलेबस में ऑर्डर 9 है, ऑर्डर 39 है, ऑर्डर 41 और ऑर्डर 43 है। आज ऑर्डर 41 पर हम नहीं कर रहे, ऑर्डर 9 से हम शुरू करेंगे। ऑर्डर 9 आपकी प्रैक्टिस में भी बड़ा अहम है क्योंकि तकरीबन प्रोसीजर जो है, क्योंकि आपने देखा ये तरतीब में ऑर्डर 7 में आपकी प्लेंट आ गई, ऑर्डर 8 में आपकी रिटन स्टेटमेंट आ गई, अब ऑर्डर 9 के अंदर आपका प्रोसीजर शुरू हो जाता है। कोर्ट में अपीयरेंसेस, फिर ना होने की सूरत में क्या होगा, प्रिंटिफ आएगा तो क्या होगा, डिफरेंट आएगा तो क्या होगा, कोई एक नहीं आएगा तो क्या होगा, सारे नहीं आएंगे तो क्या होगा, दोनों नहीं होंगे तो क्या होगा। तो ये थोड़ा एक प्रोसीजर दिया हुआ है और किन हालात में जो है वो फ्रेश सूट आ सकता है और किन हालात में जो है वो फ्रेश सूट नहीं आ सकता। तो ये बड़ा एक अहम है ऑर्डर 9, क्योंकि अक्सर आप सुनते होंगे कि नॉन प्रोसिक्यूशन में जो है वो सूट डिसमिस हो गया या डिफ़ॉल्ट में जो है वो सूट डिसमिस हो गया, नॉन अपीयरेंस की वजह से जो है वो सूट डिसमिस हो गया। तो किन हालात में रेस्टोरेशन लाई जा सकती है या किन हालात में जो है नया सूट आ सकता है और किन हालात में नया सूट जो है वो आपका बाहर हो जाता है। तो ये आपका ऑर्डर 9 पूरा इससे रिलेटेड है कि अपीयरेंसेस कैसे होती हैं और क्या करना है। तो हमने इसमें से चंद सिलेक्टेड ऑर्डर से, क्योंकि ऑर्डर 9 के अंदर जो है तकरीबन 14 रूल्स हैं, इसमें से हमने चंद जो है सिलेक्टेड, बस चंद को छोड़ के बाकी तकरीबन सारे आपके रूल्स हमने इसमें डिस्कस किए हैं जो मेरी नज़र में अहम है और क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। अब इसमें देखिए आपका जो होता है, पहला तो वेरी सिंपल है कि पार्टीज़ को डे फिक्स पर अपीयर होना लाजमी है। दैट इज़ रूटीन, हर कोई बंदा समझता है कि व्हेन कोर्ट की हेयरिंग है तो जाना है। दूसरा इसमें ये कि अगर आपका नहीं आता है प्लेंटिफ तो उसकी सूरत में क्या होगा और डिसमिसल ऑफ सूट क्या होगा। इसकी अगर हम रीडिंग कर लेते हैं तो डिसमिसल ऑफ सूट वेयर समन्स नॉट सर्व्ड इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्लेंटिफ फेल्यूर टू पे द कॉस्ट। अब अगर क्योंकि आपको मैं एक बात समझाऊँ, जैसे हमने पहले भी पढ़ी थी कि प्लेंट के वक्त आपको समन्स और उसका जो प्रोफार्मा और उसकी जो है वो कॉस्ट जो है वो पे करनी है। अगर प्लेंटिफ सूट एडमिट होने के बाद कॉस्ट पे नहीं करता और उसकी किसी गलती की वजह से अगर समन नहीं इशू हो सकते डिफेंडेंट को, तो वो सूट जो है वो डिसमिस हो जाएगा ऑन दैट ग्राउंड कि क्योंकि प्लेंटिफ जो है वो फेल हो गया और उसने जो है वो कॉस्ट पे नहीं की, जिस वजह से उसका सूट जो है वो फर्दर प्रोसीड नहीं हो सका। फिर इसमें ऑर्डर 3 जो है वो कहता है वेयर नीदर पार्टी अपीयर्स शूट टू बी डिसमिस्ड। अब अगर हम ये समझे कि उसने कर दिया हो, कॉस्ट पे कर दी हो या नहीं की दोनों सूट में, और दोनों पार्टीज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों जो है वो अपीयर नहीं होते, दोनों के नन अपीयरेंस में जो है फिर सूट जो है वो अगेन डिसमिस हो जाएगा इसी सूरत हाल के अंदर जैसे कि दोनों नहीं आए। फिर इसके अंदर जो है आपका आता है रेस्टोरेशन ऑफ सूट ना, ऑर्डर 4 के अंदर। ये दोनों सूरतों में ऐसा ही है कि आप या तो फ्रेश सूट ले आए क्योंकि अगर कॉस्ट पे नहीं की थी या नहीं आ सके और उस वजह से सूट जो है वो डिसमिस हो गया, तो 2 ऑप्शन बचते हैं अपना प्लेंटिफ के पास, या तो वो रेस्टोरेशन ऑफ द सूट की तरफ चला जाए या दोबारा वो फ्रेश सूट फाइल कर दे, उसको कोई बार नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इन सारे मामलात के अंदर आपकी लिमिटेशन जो है वो एप्लीकेबल होती है। लिमिटेशन एक्ट के अंदर सूट लाने की और बाकी मामलात के लिए एक लिमिटेशन है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहला सूट हो सकता है आपका टाइम में हो और लिमिटेशन के अंदर आ रहा हो। मसाल है, रिकवरी है किसी से आपकी कर्जे की या किसी बात की, उसकी लिमिटेशन 3 साल है। पहला सूट जो आपने फाइल किया था वो बिल्कुल 3 साल के अंदर था और सही था, लेकिन डिसमिसल किसी भी वजह से हो गया, जैसे हमने कहा कॉस्ट नहीं पे किया, दोनों नहीं आ सके, और वो फ्रेश सूट लाता है, तो अगर वो 3 साल के बाद आता है, उसका पीरियड गुजर जाएगा, तो वो लिमिटेशन उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। ये नहीं कह सकता जी हमने जो है वो पहले जो है वो सूट क्योंकि टाइम पे फाइल किया था, अभी हम अगर बाद में करते नहीं। फिर उसके पास ऑप्शन बचता है रेस्टोरेशन का, अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है तो फिर रेस्टोरेशन के लिए भी, क्योंकि उसके पास टाइम होता है कि
कि विद इन 30 डेज जो है उसने रेस्टोरेशन अप्लाई करनी है। तो लिमिटेशन का हर वक्त जो है आपके सूट्स के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि लॉ ऑफ लेचिस कहते हैं इसको, और ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इसलिए हमेशा लिमिटेशन को नज़र में रख के जो है आपने सारी चीज़ें करनी होती है। फिर आपका जैसे आता है कि फ्रेश समन्स, अगर समन आपने पहले इशू करवा दिए और उसके सर्विस ना हो सकी किसी भी वजह से, एड्रेस दुरुस्त नहीं था या किसी और वजह से, तो आपको विद इन 3 मंथ्स जो है प्लेंटिफ को दोबारा जो है वो समन्स के लिए अप्लाई करना है और वो सारा प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट करना है। और अगर वो नहीं करता 3 महीने के अंदर, तो अगेन उसका सूट जो है डिसमिस हो जाएगा अनटिल अनलेस वो कोई अच्छा गुड कॉज। देखिए हमेशा एक बात तो याद रखिए, लॉ के अंदर गुड कॉज की जो है वो स्पेस मौजूद होती है कि कोई भी अगर काम नहीं हो सका लॉ के मुताबिक, तो उसके पीछे गुड कॉज कोई था या नहीं था, ये तो हमेशा उसके साथ रहती है। तो फ्रेश समन्स भी आपको अगर पहली दफ़ा सर्विस नहीं हो सकी तो विद इन 3 मंथ्स दोबारा आपने अप्लाई करने हैं और वो समन्स कॉस्ट एवरीथिंग देनी है। अगर नहीं देते तो फिर भी आपका सूट जो है वो डिसमिस हो जाएगा अनटिल अनलेस आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर सके कि आपको एड्रेस नहीं मिल रहा था, आप सर्च कर रहे थे, या कोई ऐसी वजह थी जिसकी वजह से आप नहीं आ सके, कोई ऐसी इनएबिलिटी थी आपको कोर्ट में आने की या कॉस्ट ना पे करने की या उसको अप्लाई ना करने की, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि क्या हो जाए। फिर आपका आता है कि अगर क्या प्रोसीजर होगा कि सिर्फ प्लेंटिफ अपीयर हो। अगर कोर्ट को ये इत्मीनान हो जाता है कि सर्विस आपने करवा ली, समन्स इशू हो गए और सर्विस हेल्ड गुड हो गई, मतलब कोर्ट को ये यकीन आ गया कि डिफेंडेंट को समन्स मिल चुके हैं, लेकिन वो जानबूझ के कोर्ट में आना नहीं चाहता, अवॉइड करना चाहता है ताकि जो है वो जस्टिस को जो है वो डिले कर सके या वो बच सके अपने कॉन्सिक्वेंसेस से, तो कोर्ट उसके आने का ताहयात इंतज़ार नहीं करेगी। जिस जगह पे कोर्ट को ये सेटिस्फाई हो गया कि जी सर्विस हो गई है, तो कोर्ट उसके खिलाफ एक्स पार्टे प्रोसीड करेगी। आजकल प्रैक्टिस में यूँ होता है कि 4 मोड्स जो है सर्विस के, वो चारों मोड्स कोर्ट जो है वो अप्लाई कर रही होती है। पहला मोड जैसे समन कर देते हैं, फिर उसको जो है कोरियर के थ्रू, चाहे रजिस्टर्ड पोस्ट हो या TCS वगैरह मुख्तलिफ कोरियर सर्विसेज है उसके थ्रू कर दे। फिर तीसरा मोड होता है कि उसके डोर पे जाके पेस्टिंग करे 2 विटनेसेस के सामने कि जी बिल्कुल हम उसके दरवाजे पे लगा कर आए। चौथा मोड जो अल्टरनेट मोड ऑफ सर्विस वो होता है आपका पब्लिकेशन इन अ लीडिंग न्यूज़पेपर जिस लैंग्वेज में। वो सारे तकरीबन कोर्ट अपनी सेटिस्फेक्शन, दैट डिपेंड्स अपॉन द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, कि वो जहाँ पर कोर्ट सेटिस्फाई हो गई कि डिफेंडेंट को पूरे तरीके से सर्विस हो चुकी है और सारे मोड्स या कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के हिसाब से सर्विस हो चुकी है, तो वो उनके खिलाफ एक्स पार्टे प्रोसीड कर सकती है और वो जजमेंट दे सकती है, वो डिक्री कर सकती है जो भी प्लेंटिफ का क्लेम है। अब यहाँ पर ये लाजमी नहीं है कि एक्स पार्टे में हमेशा प्लेंटिफ ही जो है वो जो लिखा है वो दुरुस्त है। अगेन कोर्ट हैज़ टू अप्लाई इट्स ओन माइंड कि जो भी दावा वो लाया है उसके अंदर क्या हकीकत है कैसे नहीं, लेकिन डिफेंडेंट के आने का इंतजार नहीं करेगी और कोर्ट जो है उसके खिलाफ एक्स पार्टे प्रोसीड कर सकती है। अब ये आपकी अगर डिफेंडेंट जो है वो अपनी नॉन अपीयरेंस बताता है आके और गुड कॉज होता है, मसलन यहाँ पर कोर्ट को सेटिस्फाई हो गया कि जी डिफरेंट सर्व हो चुका है लेकिन आना नहीं चाह रहा, कोर्ट ने यहाँ से आगे चली गई जी हम चाहते हैं एक्स पार्टी प्रोसीड की तरफ, और प्लेंटिफ को डायरेक्शन दे दी कि जी आप अपना एक्स पार्टी एविडेंस प्रोसीड करें और उसको एक प्रोसीजर फॉलो करें। मीनवाइल क्योंकि अभी जजमेंट अनाउंस नहीं हुई और डिफेंडेंट अपीयर हो जाता है, जहाँ होना था उस वक्त नहीं हुआ, लेकिन एक्स पार्टी जजमेंट से पहले अपीयर हो गया और उसने आकर ये बता दिया, कोई गुड कॉज दे दिया अपनी प्रीवियस नॉन अपीयरेंस का, जी मुझसे ये मामला थे, मैं बीमार था, हॉस्पिटलाइज था, घर में खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी थी, कोई और मामला थे, मुल्क से बाहर था, कोई भी ऐसी जस्टिफिकेशन देता है जो कोर्ट को लगती है कि जी बिल्कुल इसकी जस्टिफिकेशन जायज़ है, तो कोर्ट उसको फिर एक्स पार्टे नहीं करेगी, दोबारा जैसे वो पहली डेट पर अपीयर हुआ था ऐसे ही कंसीडर करके फिर उसको चांस देगी अपना फर्दर प्रोसीडिंग का, जिसमें आपकी रिटर्न स्टेटमेंट और बाकी जितने भी राइट्स है वो डिफेंडेंट को जो है वो मिल जाएंगे और वापस जो आपकी स्टेज जो है वो रिवर्स हो जाएगी। फिर ये आपका आता है सेटिंग असाइड डिक्री वाला कि अगर प्लेंटिफ के अगेंस्ट डिक्री पास हो जाती है कहीं पर जहाँ पर डिफेंडेंट आ जाता है और प्लेंटिफ नहीं आता, जहाँ पर डिफेंडेंट आ जाता है और प्लेंटिफ नहीं आता, जैसे ये देखें ओनली डिफेंडेंट अपीयरिंग। अब अगर डिफेंडेंट आ जाता है आपका और प्लेंटिफ नहीं आता, तो वहाँ पर 2 ऑप्शन बचते हैं कोर्ट के पास, या तो वो सूट जो है वो मुकम्मल डिसमिस कर दे, या फिर जितना क्लेम वो मानता है डिफेंडेंट
कुछ चीज़ ऐसी है कि डिफरेंट खुद से आके कहता है जी ये बातें तो दुरुस्त हैं, या ये क्लेम जो है वो प्लेंटिफ का सही है, बाकी चीज़ें मैं नहीं मानता, तो जितनी चीज़ें वो डिफरेंट मानेगा वो सारी चीज़ें कोर्ट उसको अलाउ कर देगी प्लेंटिफ को, और रिमेनिंग जितना पार्ट होगा वो डिसमिस कर देगी, क्योंकि प्लेंटिफ नहीं आया, अब डिफरेंट आ गया, और डिफरेंट ने आके कुछ पार्ट मान लिया, कुछ पार्ट को डिनाई कर दिया, तो जितना पार्ट वो एडमिट करेगा वो तो उसको दे देगी, और जो वो एडमिट नहीं करेगा उसके खिलाफ जो है वो उसको कर देगी। फिर आपका आ जाता है, ये बड़ा अहम आता है ना आपका ऑर्डर 9 रूल 9, ये अक्सर प्रैक्टिस में बड़ा वो राइज भी है, और इसका एक बड़ा सिलसिला चल रहा था, क्योंकि आपकी जो भी चीज़ें डिसमिस होती हैं, रेस्टोरेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें ये ऑर्डर 9 रूल 9 के अंदर जो है बंदा आकर कोर्ट में अप्लाई करता है। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात ये है कि ये क्योंकि ऑर्डर 9 रूल 8 के अंदर है कि आपका डिफेंडेंट जो है वो कुछ चीज़ें मानता है, प्लेंटिफ अपीयर नहीं हुआ और उसके खिलाफ डिक्री हो गई, तो ये डिक्री जो है ये रेस्टोर नहीं हो सकता वापस। यहाँ पर उसका फ्रेश सूट भी जो है वो बार है, सॉरी रेस्टोर हो सकता है लेकिन फ्रेश सूट बार है उसके लिए। यहाँ पर उसकी मजबूरी है कि वो रेस्टोरेशन के लिए आए, क्योंकि अगर वो नहीं आता और यहाँ कोई डिक्री पास हो जाती है तो वो उसका फ्रेश सूट जो है वो बार कर देती है, प्लेंटिफ दोबारा सूट नहीं ला सकता। यहाँ जैसे हमने कहा कि अगर वो हो जाता है तो भले वो रेस्टोरेशन की तरफ ना जाए, ऑर्डर 2 और 3 के अगर कॉन्सिक्वेंसेज में हो जाता है तो वो ऑर्डर 4 में भले फ्रेश सूट फाइल कर दे या भले वो रेस्टोरेशन की तरफ चला जाए। लेकिन अगर ऑर्डर 8 के अंदर आता है तो फ्रेश सूट उसका बाहर हो जाता है, उसको रेस्टोरेशन की तरफ ही जाना है, इसके अलावा उसके पास ऑप्शन नहीं बचता। वो आकर बताएगा जी मैं क्यों नहीं आ सका था, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी, आपने बिल्कुल डिफरेंट के कहने पे आपने कर दिया, या उसने कुछ भी नहीं माना, आपने मेरा सारा सूट ख़त्म कर दिया क्योंकि मैं नहीं आ सका। वो आके गुड कॉज देगा अपनी नॉन अपीयरेंस का। देखिए हर जगह पे मैं आपको 12 दफ़ा कह रहा हूँ कि आपकी लिमिटेशन वुड अप्लाई। यहाँ पर भी जो है वो सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट इज एप्लीकेबल, हर जगह पे आपका लिमिटेशन एक्ट जो है वो एप्लीकेबल है। उसने आके फिर एक गुड कॉज देना है विदिन 30 डेज कि जी मैं किस वजह से जो है वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो सका लास्ट हियरिंग पर, और क्या वजूहत थी ताकि मैं नहीं आ सका, और आपने मेरे खिलाफ जो है वो जजमेंट दे दी है। अब है आपके अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नन अपीयरेंस। इसमें देखें आप 12 है ये इसका रूल अपना ऑर्डर 9 का। अगर ये है आपका स्पेशली जब कोर्ट आपको कहती है प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को, क्योंकि सूट के अंदर और इतने सारे प्रोसीजर्स के अंदर या तो प्लेंटिफ डिफेंडेंट खुद इन पर्सन अपीयर हो, या थ्रू प्लीडर या ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको अपीयर होने का इख्तियार है, इजाज़त है। लेकिन अगर कोर्ट किसी स्टेज पर यह हुक्म करती है प्लेंटिफ को या डिफेंडेंट को कि आपने इन पर्सन आना है किसी भी हेयरिंग पर किसी भी वजह से, तो उनको इन पर्सन आना है। अब ये कहते हैं कि जी अगर वो इन पर्सन नहीं आते तो वो उनकी नन अपीयरेंस काउंट होगी। ऐसे ही भले उनका प्लीडर हो, लेकिन अगर उन्होंने अपना ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं की तो वही इफेक्ट होगा जैसे अर्लियर इफेक्ट है उनकी नन अपीयरेंस का। ऐसा नहीं समझा जाएगा कि क्योंकि यहाँ पर अगर प्लीडर अपीयर हो जाए तो वो नन अपीयरेंस में नहीं होगा लेकिन अगर यहाँ ऑर्डर हो जाए तो अनटिल अनलेस कोई गुड कॉज ना हो कि भाई अनएबल है आने के लिए, चल नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता, कोई और मुल्क से बाहर कोई और ऐसा मसला है कि वो है ही नहीं पॉसिबल, तब तो ठीक है। अदरवाइज ऐसे समझा जाएगा भले प्लीडर मौजूद हो लेकिन समझा जाएगा कि वो अपीयर नहीं हुआ है। फिर ऑर्डर 13 के अंदर और ऑर्डर 14 के अंदर जो है आपकी सेटिंग असाइड है डिग्री एक्स पार्टी, अगर जजमेंट जैसे मैंने आपको कहा कि डिफरेंट अपीयर नहीं होता और डिफरेंट के खिलाफ एक्स पार्टी जो है वो जजमेंट आ जाती है और डिग्री पास हो जाती है, तो अगेन अगर वो गुड कॉज देता है तो वो ही कैन गो फॉर दी सेटिंग असाइड द डिग्री पास अगेंस्ट हिम एज एक्स पार्टी इन ऑर्डर 13 ऑफ द रूल 9। वो आके एक एप्लीकेशन देगा और अपनी पिछली जो नन अपीयरेंस उसमें कहेगा कि मुझे सर्विस सही नहीं हुई, सर्विस हुई ही नहीं, एड्रेस दुरुस्त नहीं था, या कोई ऐसा अच्छा कॉज बता देता है जिस पर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि जिसकी नन अपीयरेंस विलफुल नहीं थी बट जिसकी नन अपीयरेंस लॉजिकली जो है वो जस्टिफाइड है और उसकी मजबूरी थी, या इसको सर्विस ही नहीं हुई या इसको पता ही नहीं चला और जो मामला थे वो उसके कंट्रोल से बाहर थे, तो उन हालात में जो है वो कोर्ट उसको जो है
दोबारा एक्स पार्टी जो है वो जजमेंट को सेट असाइड कर देगी। उसके बाद देखिए ये ऑर्डर 39 है, इसके 10 रूल्स हैं। ये भी बड़ा एक अहम प्रैक्टिस के अंदर जो है वो ऑर्डर है, क्योंकि इट रिलेट्स टू द इंजंक्शंस, टेम्पररी इंजंक्शंस इन द कोर्ट, और जिसको हम स्लैंग लैंग्वेज में स्टे ही कहते हैं, कि हमने स्टे लेना है, कोर्ट से स्टे लेना है। तो ये बेसिकली हुक्म जो है वो कोर्ट देती है वक्ती तौर पर किसी भी चीज़ को करने का या ना करने का। कोई पर्टिकुलर टास्क करो या कोई पर्टिकुलर टास्क ना करो, सूट के दौरान जो है अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि फिल वक्त वो देना है, तो उसके अंदर ये ऑर्डर 39 जो है ये इस सारी चीज़ को जो है वो रिलेट करता है। ऑर्डर 39 का रूल 1 और 2 है, उसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें रिवॉल्व करती हैं कि व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेज एंड हाउ इट इज़ टू बी पास। लेकिन सारी चीज़ों में बड़ी अहम जो है वो 3 चीज़ें होती हैं जो आपके इंजेक्शन ग्रांट करने या आपके खिलाफ जो है ना ग्रांट करने एक बार 3 चीज़ें बड़ी अहम होती है कोर्ट में, जैसे प्राइमा फेसा केस का होना, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इररेपरेबल लॉस। इन सारी चीज़ों में कोर्ट जो है वो ये देख रही होती है कि आपने जस्टिफाई करना होता है कि जी हमारे पास जो है वो बहुत अच्छा केस है हमारे हक में, और इस अच्छे केस में जो है हमारे पास इतना केस है कि हम इंजेक्शन लेने के हकदार हैं, और जितने भी हालात और वाक़यात हैं वो सारे आपके हक में, मतलब जितना भी बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है वो आपके फेवर में। आप ये जस्टिफाई करेंगे कि जी इस वक्त जितना भी केस है, जो भी हालात है, जो एविडेंसेस है या जो रिकॉर्ड अभी तक कोर्ट के सामने है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके हिसाब से बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस मेरे फेवर में। तीसरी अहम बात कि अगर आप हमें ये इंजेक्शन नहीं देते तो हमें कोई ऐसा नुकसान होगा जो दोबारा रिपेयर नहीं हो सकता। मतलब कोई जगह की एलिनेशन है, कोई सेल ऑफ द प्रॉपर्टी है, किसी का कोई चीज़ ख़त्म होनी है, और कोई लॉस या बिल्डिंग को डैमेज होना है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कल को वापस उस सूरत में दोबारा वो लॉस कंपनसेट नहीं हो सकता। ये 3 चीज़ें अगर आप जस्टिफाई कर जाते हैं तो इंजेक्शन आपके हक में आ जाता है। फिर इसके लिए मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें दी हुई हैं टेम्प्रेरी इंजेक्शन के अंदर, जैसे मैंने आपको अभी बताया, और अपना रूल 1 और रूल 2 के हवाले से कि इसमें क्या क्या चीज़ें वो कोट करती है। अब देखें ऑर्डर 1 में जैसे मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें रोक सकती है। 2 के अंदर है इंजंक्शन टू रेस्ट्रेन रिपीटेशन और कंटिन्यूएंस ऑफ ब्रीच। कोई मुसलसल किसी कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो ब्रीच कर रहा है और मुसलसल जो है वो चीज़ चल रही है, तो कोर्ट उसको रोक सकती है कि भाई आप ये जो एक्ट कर रहे हैं ये एक्ट ना करें। कोई सेल कर रहा है उसको रोक सकती है कि जी अब आप फर्दर सेल नहीं कर सकते। कोई ट्रांसफ़र कर रहा है प्रॉपर्टी, कोर्ट उसको रोक सकती है कि भाई चूँकि आपका इसमें इतना हक नहीं लगता, या आपकी पहले किसी और से कुछ कमिटमेंट्स वो नहीं कर सकते। कोई गुड्स है, कोई भी चीज़ है जो कंटिन्यूटी में वो अगर किसी भी टर्म्स जो पार्टीज़ के बीच में उसको वो ब्रीच कर रहा है, तो कोर्ट कैन रिस्ट्रेन हिम फ्रॉम कंटिन्यूस ब्रीच ऑफ दोज टर्म्स विच हैव ऑलरेडी बीन सेटल्ड। इसके अंदर अब अमूमन क्या होता है कि कानून कहता है, जैसे अब ये पढ़ लेता हूँ मैं साथ में ताकि आपको आइडिया हो जाए। नोटिस टू अपोजिट पार्टी, पार्टी को नोटिस करना ज़रूरी है आपको इंजेक्शन ग्रांट करने में, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि अमेंडमेंट्स आ चुकी है अपना 39(2) के अंदर, और बग़ैर नोटिस किए भी जो है वो कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है। उसको एड इंटरम इंजंक्शन कहते हैं। बग़ैर सुने, अगली पार्टी को नोटिस दिए बग़ैर, फुल फ्लेज हेयरिंग किए बग़ैर, क्योंकि कोर्ट अगर ये समझती है कि इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है किसी भी चीज़ को उसका स्टेटस को मेंटेन करवाना या किसी को किसी अमल से रोकना जब तक कि उसको सर्विस हो। कहा यह जाता है इसके अंदर कि भाई आप इसमें 15 दिन से ज़्यादा कोशिश करें कि वो इंजेक्शन ना हो, जो एड इंटरम है वो 15 दिन से कम का टाइम हो। मतलब कभी कभी नेक्स्ट हेयरिंग तक जो है वो कोर्ट कर देती है कि जब तक सर्विस हो, जब तक कोर्ट के सामने सारी चीज़ें आएँ, तब तक नेक्स्ट हेयरिंग तक जो है आप ये सारी चीज़ें स्टेटस को मेंटेन करेंगे, या कोई पर्टिकुलर इंजेक्शन इशू कर देती है कि आप ये अमल ना करेंगे, और तब तक जो है वो नोटिस हो जाए। तो मीनवाइल समटाइम्स, हालांकि इसको प्रॉपरली डिसाइड करने के लिए नोटिस करके उनका जवाब सुन के, उनके आर्ग्यूमेंट सुन के फिर फैसला करना है, लेकिन इन इंटरवेनिंग पीरियड वो एड इंटरम इंजेक्शन जो है वो कोर्ट ग्रांट कर सकती है। उसमें भी क्या होता है कि 6 महीने के लिए अगर अब हेयरिंग हो गई तो मैक्सिमम पीरियड जो है वो 6 मंथ्स होता है। या तो सूट कम्प्लीटली डिसाइड हो जाए,
या 6 महीने, जो भी सबसे पहले आ जाए, 6 महीने से ज़्यादा टेम्पररी इंजंक्शन जो है वो ग्रांट नहीं हो सकता। तो कोर्ट इसमें जो है अगर ग्रांट भी करती है आफ्टर हेयरिंग, तो इट वुड बी फॉर दी 6 मंथ्स ओनली। फिर उसके बाद अगर पार्टीज़ को ज़रूरत है कि और, क्योंकि अभी सूट डिसाइड नहीं हो सका या चीज़ें अपनी जगह पर है, तो मज़ीद उसके जो है वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं। 6 महीने मज़ीद जो है वो उसके अंदर एक्सटेंशन हो सकती है। दोबारा कोर्ट जो है वो 2B के अंदर सुन के और वो डिसाइड कर सकती है कि जी ठीक है, हम इसको मज़ीद जो है वो और एक्सटेंड करते हैं इसको। तो इसके अंदर फिर आपका जैसे ऑर्डर 4 है, ये अपना रूल 4 है ऑर्डर 39 का, जिसके अंदर वो कोर्ट जो है वो वेरी सेटिस्फाइड या जो है डिस्चार्ज, अगर कोर्ट ने इंजेक्शन का ऑर्डर कर दिया है तो कोर्ट उसको डिस्चार्ज कर सकती है, चेंज कर सकती है, वेरी कर सकती है, इवन सेटिस्फाइड कर सकती है। पहले ग्रांट कर दिया था, लेकिन आगे चल के कुछ अदर साइड आके कुछ ऐसे चीज़ें ले आती है कि जी अब इसकी मज़ीद जो है वो इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं रही, या इसका मज़ीद जो है वो उसके हक़ में नहीं रहा बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, या इसके कंटिन्यू होने से कोई नुकसान होना है, तो कोर्ट उसको दोबारा जो है वो वेरी भी कर सकती है, चेंज भी कर सकती है, और वापस जो है वो डिस्चार्ज भी कर सकती है। सर्टेन उसके अंदर अमेंडमेंट करनी हो, वो सारी चीज़ें कोर्ट के पास इख्तियार आता है। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा अगर आ गया तो वो आ ही जाएगा। बाकी फिर इसके बाद जो है इसके कुछ रूल्स जो है वो सारे इससे रिलेटेड है कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और फिर अगर मनी के अपना इश्यूज़ हैं उसमें क्या होना चाहिए, तो वो थोड़ा सा अगर आप उसको स्टडी कर लेंगे। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर यही पूछा जाता है कि उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। बेसिक इंग्रेडिएंट्स ये 3 हैं इंजेक्शन, टेम्पररी इंजेक्शन ग्रांट करने के। कभी ये भी आ जाता है सवाल कि जी नोटिस किए बगैर कर सकती है या नहीं कर सकती, तो नोटिस किए बगैर तो नहीं कर सकती, लेकिन 39(2)A के अंदर ये है कि बगैर सुने एड इंटरम तो हो सकता है, जिसके अंदर जो है वो 15 दिन से ज़्यादा के लिए वो ग्रांट नहीं कर सकी। तो ये सारी इससे इंजेक्शन से रिलेटेड चीज़ें, और ये बड़ा अहम होता है आपकी प्रैक्टिस में, क्योंकि होता यूँ है कि आपके सिर्फ सूट फाइल करने से इंजेक्शन ग्रांट नहीं होता, आपने अलग से एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है 39 की, और उसमें फिर आपके अलग से जो है वो हेयरिंग और सारा प्रोसीजर फॉलो होता है कि इंजेक्शन मिल लेना। बाय फाइलिंग अ सूट इट वुड नॉट ऑटोमेटिकली क्रिएट एन स्टे और अ रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर। रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर या इंजंक्शंस के लिए आपने जो है सेपरेट एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 39 जो है वो फाइल करनी होती है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमने इसके अंदर वो किया है, 41 को हमने स्किप किया है, और 43 पे जो है हम आज करेंगे अपना फर्दर जो है वो आर्ग्यूमेंट्स, और आपको बताएंगे कि जी 43 के अंदर कौन कौन सी चीज़ें। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि 41 जब हम पढ़ेंगे तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि इसका जो ऑर्डर 2 है ये ऑर्डर 1, इसका फिर 2, 3, 4 4 ऑर्डर्स है इसके अंदर। पहले मैं 2 इसलिए कह रहा हूँ कि इसका जो ऑर्डर 2 है बेसिकली उसमें लिखा हुआ है कि जितना भी ऑर्डर 41 के अंदर प्रोसीजर है वो सारा इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो इसका जो ऑर्डर 2 है वो जब हम ऑर्डर 41 पढ़ेंगे तो वो आपका इंशाल्लाह ताला इसके अंदर कवर हो जाएगा, क्योंकि प्रोसीजर वही सेम है। फ़र्क क्या है ऑर्डर 41 के अंदर और ऑर्डर 43 के अंदर? ऑर्डर 41 बेसिकली अपील अगेंस्ट दी ओरिजिनल डिक्रीज है। जो डिक्री के ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल होती है वो ऑर्डर 41 में होती है, जिससे आपका सेक्शन जो है वो 96 जो है वो कंसर्न है, जैसे हमने अपील्स के अंदर पढ़ा था। बाकी की क्या क्या चीज़ें, क्या प्रोसीजर है, वो फिर आपका ऑर्डर 41 में जो है वो सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। ऑर्डर 43 में क्या है? ऑर्डर 43 आपका 104 CPC के साथ कंसर्न है। उसके अंदर हमने जैसे पढ़ा था कि जो ऑर्डर्स के खिलाफ अपील्स होती हैं, क्योंकि सारे ऑर्डर्स अपीलेबल नहीं होते, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि ऑर्डर, जजमेंट एंड डिक्री 3 चीज़ें हैं, वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो हर ऑर्डर जो है वो डिक्री नहीं होता, क्योंकि डिक्री के अंदर फाइनल एडजुडिकेशन ज़रूरी है, और सारे ऑर्डर्स भी अपीलेबल नहीं होते। कुछ ऑर्डर्स तो ऐसे जिसके खिलाफ कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो वो अपीलेबल नहीं भी होते। मतलब आपके वो जैसे हमने जैसे इसमें पढ़ा कि यहाँ पर अगर ऑर्डर हो जाता है आपका नॉन अपीयरेंस के वजह से, तो आप फ्रेश शूट ला सकते हैं, तो अपील करने की क्या ज़रूरत है। या आपके पास यहाँ पर रेस्टोर करवाने का या रीओपन करवाने का ऑप्शन मौजूद है, तो यहाँ आने की क्या ज़रूरत है अपील में। तो इस किस्म के भी काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं जो आपके लिए
जो रुकावट नहीं करते, या करते हैं तो उसमें फिर रेस्टोरेशन या दूसरे प्रोसीजर्स जो है वो मौजूद है कि क्या होना चाहिए। और जहाँ कुछ भी नहीं होता फिर वहाँ रिवीजन जो है वो लाए करती है कि फिर अगर कोई प्रोसीजर नहीं है तो फिर बंदा रिवीजन में जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉपरली पूरा उन्होंने दिया हुआ है, इसमें तो सिर्फ आपने ये समझ ले कि याद ही करना है ना, ये कुछ समझ ले कि जिसको हम कहते हैं रटाफिकेशन, कुछ ना कुछ इसमें उसका फैक्टर आएगा कि आपको ये मेमोराइज करना है, क्योंकि इसका कोई भी मैं समझता हूँ और हल नहीं है ना, इसके अंदर कोई बहुत बड़ी जो है वो रॉकेट साइंस है जो हमने समझनी है। ये अपील्स है, आपने तो समझना है कि भाई ऑर्डर 43 है वो रिलेटेड है अपील्स अगेंस्ट दी ऑर्डर्स। कौन कौन से ऑर्डर्स के खिलाफ जो है वो अपील्स फाइल हो सकती है ऑर्डर 43 या सेक्शन 104 सीपीसी में, दोनों समझ ले कि एक साथ ही होते हैं, जिन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। ये ऑर्डर 43 बेसिकली ये समझ ले कि 104 सेक्शन का जो है वो पूरा फर्दर जो है उसकी वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है, तो ये दोनों एक साथ ही होंगे। अब इसमें जैसे आपकी रिटर्न ऑफ प्लेंट है ऑर्डर 7 रूल 10 के अंदर, तो ये आपका ऑर्डर जो है वो अपीलेबल है। ऑर्डर 8 रूल 10, ऑर्डर 9 रूल 9 जैसे हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कि जी वो करेगा। अगर ऐसा ऑर्डर कोई हो जाता है तो उसके खिलाफ भी जो है आप पहले आप यहाँ आएंगे रेस्टोरेशन में, क्योंकि आप डायरेक्ट उस डिक्री को तो चैलेंज नहीं कर सकते, रेस्टोरेशन में आएंगे। रेस्टोरेशन नहीं होती, आप याद हो जाती है, दोनों सूरतों में जो भी उसके एग्रीव्ड होगा पार्टी वो फिर यहाँ जो है ऑर्डर 43 में आएगी। ऑर्डर 9 13 का ऑर्डर, ऑर्डर 10 रूल 4 का, 21 जो है ऑर्डर 11 रूल 21 का जो है, ऐसे ऑर्डर 16 रूल 10 है, ऑर्डर 16 रूल 20 है, फिर आपके जो है वो ऑर्डर 12 है, 13 है, 25 है, इस किस्म के। या ऑर्डर 21 में जो है आपकी ये सारी है रूल 34 62 103 74 92, फिर ऑर्डर जो है वो 34 है, ऑर्डर 35, ऑर्डर 38, ऑर्डर 41, ऑर्डर 39 1 2 4 10। ये जो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे ये जो ऑर्डर्स होंगे ये भी आपके ऑर्डर 43 के अंदर जो है वो अपीलेबल होंगे। इसमें जो मैंने आपको कहा कि ऑर्डर 2 जो है, इसका रूल 2 जो है वो कहता है कि ऑर्डर 41 फुली अप्लीकेबल है। फिर इसका ऑर्डर 3 जो है वो थोड़ा सा अहम भी है और ज़रूरी है। ये अपील फाइल करने के लिए जो फ़र्क है ऑर्डर 41 उसमें, आपने एडवांस नोटिस देना है अपोजिट पार्टी को। जिस भी ऑर्डर के खिलाफ अगर आप जा रहे हैं तो आपकी जो भी राइवल पार्टी है उसको एडवांस नोटिस देना है आपने, जी फला ऑर्डर के खिलाफ जो फला फला डेट को आए उसको मैं अपील के अंदर चैलेंज कर रहा हूँ। और सिर्फ वो नहीं करेंगे कि नोटिस देना है, नोटिस के साथ आपने पूरा मेमोरेंडम ऑफ अपील जो आपके ग्राउंड्स है, क्योंकि हम ऑर्डर 41 में पढ़ेंगे कि अपील के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ग्राउंड्स ऑफ द अपील जो है आपके वो, प्लस में जो ऑर्डर आप चैलेंज कर रहे हैं उसकी कॉपी, ये सारी चीज़ें उस नोटिस के साथ जो है आप उसको सर्व करेंगे फाइल करने से पहले, और वो आप लगाएंगे नोटिस की कॉपी भी अपने इस अपील के साथ। और जिस मोड के थ्रू आपने भेजा, अगर TCS किया है या कोई रजिस्टर्ड पोस्ट किया तो उसकी रिसीट्स भी लगाएंगे कि जी हम ये अपील जो है फाइल करने से पहले ऐसे ऐसे जो नोटिस की रिक्वायरमेंट थी ऑर्डर 3 अपना रूल 3 की ऑर्डर 43 में वो हम कंप्लाइंस कर चुके हैं और ये उसके नोटिस का प्रूफ है, और ये हम उसको जो भेज चुके हैं ये उसका प्रूफ है। वो सारी चीज़ें लगाना इसके साथ लाजमी है। फिर इसका जो रूल 4 है वो कहता है कि जी अगर ये पेंडेंसी ऑफ सूट के दौरान, क्योंकि असल में इसकी वजह क्या है, विजडम क्या है, विजडम इसका ये ताकि आपका जो अपोजिट पार्टी है वो प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि C3 के अंदर सब क्लास 2 के अंदर वो प्रिपेयर्ड हो, उसको पता हो कि जी मेरे खिलाफ ये अपील फाइल हो रही है, और वो ऑन द वेरी फर्स्ट डे आकर क्योंकि तैयार होगी, उसके पास ग्राउंड्स भी होंगे, उसके पास आपका मेमोरेंडम ऑफ अपील भी होगी, उसको पता भी होगा, वो आकर फर्स्ट हियरिंग पर भी विदाउट नोटिस भी अपीयर होके और केस पर वो जो है वो अपोज कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं, और कोर्ट दोनों पार्टीज को उसी वक्त सुन के फैसला भी सुना सकती है बगैर इस सारे सर्विस के प्रोसीजर में जाने के कि जी दोनों पार्टीज आ चुकी है, उसको पहले से पता है क्योंकि उसको नोटिस मिल चुका है आपका फाइल करने का। वजह क्या है? वजह ये है कि सूट्स नीचे चल रहे हो, आप उनके इंटरिम ऑर्डर्स जितने भी पास हो रहे हैं उनको चैलेंज कर रहे हैं, तो सूट पर इम्पेक्ट ना हो। और जल्द से अगर कोई कंट्रोवर्सी ऐसी है जिसको अपील में से डिसाइड होना है और जिसे हो सकता है कि सूट के प्रोसीजर में या उसकी प्रोसीडिंग में कोई इम्पेक्ट हो, तो वो डिसाइड हो जाए। टाइम बचाने के लिए और जस्टिस जो है वो अर्ली स्टेज पे डिस्पेंस करने के लिए ये सारा हक है, और उसमें बगैर नोटिस के भी पार्टी अपीयर हो सकती है
कोर्ट नोटिस के बगैर, क्योंकि आप उसको दे चुके हैं और उसके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, तो वो आकर उसमें कर सकते हैं। और रूल 4 कहता है कि जी जो सूट पेंडिंग है उसमें रूल 3 की एप्लीकेबिलिटी म्यूटाडिस एप्लीकेबल होगी, कि उसकी जितना भी इम्पेक्ट है वो सारा इसके अंदर एप्लीकेबल है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी वो इसलिए हैं ताकि ये जो भी आपके ऑर्डर्स चैलेंज हो रहे हैं ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट वो अर्ली डिसाइड हो जाए। अब हमने ऑर्डर 9 कर लिया है, 39 कर लिया है, ऑर्डर 43 कर लिया, अब हमारे पास सिर्फ ऑर्डर 41 बचता है। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको ऑर्डर 41 करवा दें, क्योंकि वो अपील से रिलेटेड ओरिजिनल डिक्रीज है। तो उसके बाद इंशाल्लाह हमारा जितना भी CPC है वो कंप्लीट हो जाएगा।